नमस्कार। चेतना रेडियो 90.4 एफएम में आज मेरे साथ चेतना रेडियो के मेहमान हैं श्री रवि चमड़िया साहब। आप प्रधान संपादक और प्रकाशक हैं गंगानगर के एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र संध्या बॉर्डर टाइम्स के। इस संध्या बॉर्डर टाइम्स समाचार पत्र का विस्तार राजस्थान के प्रमुख संध्या दैनिक के रूप में संपूर्ण राजस्थान क्षेत्र के अंदर है। हम सब लोग जानते हैं संध्या बॉर्डर टाइम्स हमारे क्षेत्र का श्री गंगानगर से प्रकाशित होने वाला एक प्रमुख समाचार पत्र है। रवि चमड़िया साहब, आपका चेतना रेडियो के स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। सर, आपने एक लंबा जीवन लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में जिया है। आपने इस संध्या बॉर्डर टाइम्स की प्रकाशन की शुरुआत कब से की, कैसे हुई, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को अवगत करवाएं। आर्य साहब, मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा संक्षेप में कि मैं पहले एक राज्य स्तरीय दैनिक अखबार में मार्केटिंग सेक्शन में काम करता था और कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि मैं वहाँ से काम छोड़ करके इस अखबार के प्रकाशन के क्षेत्र में आ गया और 12 अगस्त 2000 में हमने गंगानगर से संध्या बॉर्डर टाइम्स संध्या दैनिक के रूप में अखबार की शुरुआत की। और वो एक ऐसा दौर था जब शाम के बहुत कम अखबार होते थे, नहीं के बराबर थे, और लोगों में एक क्यूरियोसिटी होती थी कि सुबह वाली जो खबरें हैं वो शाम तक क्या क्या आई होंगी, क्या क्या छपी होंगी, तो बड़ा एक वो रहता था। आजकल तो बहुत सारे साधन आ गए, शाम तक क्या, दोपहर तक क्या, 10 मिनट में, आधा घंटे में आजकल सोशल मीडिया और घने साधन आ गए हैं। उनके माध्यम से आपको बहुत कुछ पढ़ने को, देखने को, सुनने को मिल जाता है। लेकिन वो एक ऐसा दौर था, उन दिनों में ये सब चीज़ें थी नहीं और कोई भी अखबार जो है वो 24 घंटे में एक बार छपता था, चलिए सुबह का हो चाहे शाम का हो। और सबसे बड़ी बात ये थी कि लोगों को सुबह का अखबार बाद में पढ़ने को मिलता था और शाम को जो दिन भर की जो खबरें होती थी वो हमारे अखबार के माध्यम से, संध्या बॉर्डर टाइम्स के माध्यम से लोगों को दोपहर तक मिलने लगी थी। तो एक बड़ा अच्छा माहौल मिला हमें और शुरू में काफ़ी दिक्कतें भी आई कि लोगों को समझने में, समझाने में, बांटने वितरण में बहुत सारी चीज़ें दिक्कतें थी जो हमें फेस करनी पड़ी। लेकिन जल्दी ही जो है 2-3-4 साल के अंदर जो हमने इसको एक अच्छे अखबार के रूप में स्थापित कर लिया था और सब पाठकों का हमें बहुत अच्छा सहयोग मिला इसमें। और जैसे जैसे सहयोग मिलता गया वैसे वैसे जो है हम इसको आगे बढ़ाते चले गए और आज सभी पाठकों का एक सहयोग है, सबका मार्गदर्शन है कि हम एक अच्छे मुकाम पर बैठे हैं और वो चल रहा है सबके सहयोग से। आसपास गंगानगर जिले के सारी मंडियों में भी कवर करते हैं हम, तो शाम को 3-4 बजे तक जो है सब मंडियों में भी पहुंच जाता है। बहुत एक अच्छी बात आपने कही कि वर्ष 2000 में जब आपने संध्या बॉर्डर टाइम्स को शुरू किया, उस समय संध्या के समय किसी अखबार का प्रचलन नहीं था, क्योंकि अखबार की जो परिकल्पना है वो तो सुबह चाय के प्याले के साथ अखबार की परिकल्पना होती थी। एक आदमी ये समझता है कि जब उसकी सुबह नींद से आंखें खुलेंगी तब वो अखबार पढ़ेगा और दिन भर का घटनाक्रम उसे शाम को एक समाचार पत्र के रूप में मिल जाए। तो निश्चित तौर पर एक नया प्रयोग था जो आपने इस क्षेत्र में सफलता के साथ स्थापित किया। सर, जिस समय आपने अपने जीवन में इस क्षेत्र में आने का निर्णय लिया कि आप पत्रकारिता या समाचार पत्रों के किसी भाग से, किसी प्रभाग से जुड़ेंगे, क्या यह आपने अपने बचपन में ही सोच लिया था मुझे इस क्षेत्र में जाना है, या अनायास आप इस क्षेत्र में आए? देखिए साहब, ये जो है ना, ये मुझे लगता है कि आदमी की रुचि पर निर्भर करता है ये सारी चीज़ें। आप किस जॉब में जाते हो, किस व्यवसाय में जाते हो, किस पेशे में जाते हो। और मुझे क्या था कि जब मैं 10वीं क्लास में था, 16-17 साल की उम्र में, तो कुछ अखबारों के प्रति मेरी रुचि थी
और एक आकर्षण था कि खबरें क्या छपी है पढ़ना, फिर उसमें उनको गहराई से पढ़ना, फिर किसने क्या छापा है वो पढ़ना, उसका मतलब समझना, पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है वो समझना, हमारे शहर में क्या चल रहा है। एक लंबा चौड़ा एक मानसिकता बनती थी, वो एक दौर था एक लाइफ का। तो उसमें ये लगता था कि अपन को क्या करना चाहिए। और तब एक आकर्षण ये था कि लोगों में बड़ा मान सम्मान होता था पत्रकारों के प्रति भी, ठीक है, एक अलग वर्ग था चौथा स्तंभ के रूप में, आज भी है। तो एक आकर्षण वो भी था, एक रुचि भी थी। तो वो छोटे मोटे कोई पाठकों के कॉलम में लेटर लिखना, कोई संपादक के नाम लेटर लिखना, मेरे को लगता है काफ़ी लोगों की शुरुआत वहीं से होती है। और मेरी भी शुरुआत वहीं से हुई। मैं किसी अखबार के बड़े संपादक को लेटर लिखा, कोई खबर पढ़ के, कोई संपादकीय पढ़ के उनको समझना, ये अच्छा लगा, ये बुरा लगा, ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है धीरे धीरे जो है इस लाइन में मुझे लेती चली गई। और फिर जो है वैसे जब आदमी की रुचि होती है तो वैसे लोग उनको मिलते चले जाते हैं। फिर अखबार में जो काम करने वाले साथी लोग जो हैं, अखबार के जो मालिक लोग हैं लोकल स्तर पे, जो उन सब से उठना बैठना हो गया, अखबार में जाना शुरू हो गया। तो वो एक रुझान बनता चला गया। हालांकि मैंने और भी व्यवसाय किए, लेकिन ये कहते हैं ना, आत्मा जो है वो वहीं भटकती थी कि मीडिया के क्षेत्र में, अखबार के क्षेत्र में जाना है। तो वो सारी चीज़ें उसमें शामिल हो गई। तो वो चीज़ें धीरे धीरे करके कब इस लाइन में आ गई पता नहीं चला। रुचि के अनुरूप व्यवसाय हो जाए तो उससे अधिक जीवन में कुछ आनंद नहीं हो सकता। आधिकारिक रूप से शुरुआत कौन से वर्ष में हुई? आधिकारिक रूप में ऐसे तो देखिए साहब, मैं अब किसी अखबार का नाम नहीं लेकर के वैसे बोलना चाहूँगा कि राज्य स्तरीय अखबार ऐसे थे, नेशनल लेवल पे ऐसे अखबार थे जिनमें मुझे काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिला। और कई हमारे गाँव क्षेत्र के ऐसे संपादक थे जो बड़े अखबारों में काम करते थे। वो जो लोग हैं उन लोगों से मैं मिला और अपनी रुचि बताई। उन्होंने मेरे अंदर कुछ देखा, ऐसा छोटा मोटा कोई टैलेंट, मेरे उनको लगता था कि ये छोरा काम कर सकता है। तो उनसे मिलता था तो वो उन्होंने कुछ गाइड किया, ऐसे लिखो, ऐसे भेजो। तो वो कच्चा पक्का लिख के हम भेजते थे, तो वो वहाँ एडिट करके उसको छाप देते थे। कोई समाचार हो या ऐसे हो, कोई भी चीज़ हो। ये बेसिक चीज़ थी एक संपादकीय सेक्शन की। अब क्या हुआ कि एक अखबार बीकानेर से शुरू हुआ राज्य स्तरीय, वहाँ जो है मुझे मौका मिला अखबार की लाइन में घुसने का, आधिकारिक तौर पे, अधिकृत तौर पे कह लीजिए। तो वहाँ बीकानेर में गया तो वहाँ के प्रबंधकीय स्टाफ ने जो मुझे बोला कि आप मार्केटिंग का काम कर लो, कर लेंगे। मेरा मतलब तो उद्देश्य तो ये था अखबार लाइन में घुसना, अखबार में काम करना। अब मुझे पता था कि मार्केटिंग में जाओगे तो ही खबरें देखने, सुनने, पढ़ने को मिलेगी, और कभी मौका मिला तो खबरें लिखने का मौका मिल सकता है। तो इस तरह से ये बात है शायद 86-7 की, जब मुझे आधिकारिक रूप से वो मौका मिला ऑफिशियल पूरा काम करना। देखिए, मार्केटिंग से प्रबंध संपादक के सफर तक में आपने प्रिंट मीडिया के बहुत से बदलते स्वरूप देखे हैं। आपने वो प्रिंटिंग की पद्धति भी देखी है जिसमें एक एक अक्षर को जोड़कर प्रिंटिंग का काम होता था, और आज इस आधुनिक युग में हम कंप्यूटर के माध्यम से प्रिंटिंग, डिजाइनिंग और बहुत से आगे चीजें चली गई। उस प्रारंभिक दौर के कुछ अनुभव जो आप हमारे श्रोताओं से साझा करना चाहें। देखिए साहब, पहले जो सिस्टम था वो कंपोजिंग सिस्टम बोलता था, जिसमें ये लेड या एल्यूमिनियम टाइप के कुछ अक्षर होते थे, वो चुन चुन के जोड़ के शब्द बनते थे, और उनको वो सांचा बनता था और उसमें सही लग के वो मशीन में फिट होकर के छपता था। एक एक शीट फेड मशीन से थी वो। और जो पहले प्रूफ चेक होता था उसमें गलतियाँ होती थी, बहुत सारे एक्स्ट्रा स्टाफ काम करता था। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदला, नया दौर आया, नई टेक्निक आई, कंप्यूटरीकरण हो गया, तो जो एक एक अक्षर जोड़ते थे वो काम जो है कंप्यूटर पर होने लग गया। सारा कुछ फॉर्मेट आपको कंप्यूटर पर दिखने लग गया। वो जो चीज़ें हैं वो जो प्रूफ के रूप में देखते थे उसमें कमी आ गई, गलतियों में काम फास्ट हो गया। पहले एक अखबार मान लो 4 पेज का है, उसको निकालने में, उसका मैटर जुटाने में बहुत जोर आता था।
वही चीज़ें जो है बड़ा फास्ट हो गया। जो काम यूँ समझो कि 8-10 घंटे में होता था वो 1-2 घंटे में होने लग गया। ये सारी चीज़ें जब फास्ट हो गई तो छपाई भी वैसी हो गई। ऑफसेट मशीनें आ गई, रोल चढ़ाओ, बटन दबाओ, कट कर के 30,000 की स्पीड पे कोई मशीन चल रही है, 1 घंटे में 30,000 कॉपी छाप रही है, कोई 15,000 कॉपी छाप रही है। वो दौर ऐसा था कि लोगों को ये लगता था कि अखबार तो ऐसे हो गया जैसे कोई मशीन बटन दबाया और अखबार बार। तो वो जो चीज़ें थी उसमें बड़ा अखबार से जुड़े लोगों को भी बड़ा काफ़ी सुखद लगा, पाठकों को ये लगा कि यार अभी तो खबर बताई हमने यार, अभी छपे आ गई। तो बड़ा लोगों को एक अच्छा फीलिंग महसूस हुई उसमें। वो दौर आज भी चल रहा है। अब तो ये हाल है कि अब बहुत सारे साधन ऐसे आ गए कि आप पहले तो ये था कि आप कोई संवाददाता था वो करता था, मेल करता था, या मेल तो थे ही नहीं। खैर पहले तो ये था कि एक टेलीग्राम भेजता था 4 अक्षर शॉर्ट में बना करके। वो आधा संपादक फ़ोन पे बताता था उनको, संवाददाता संपादक को बताता था कि ये साहब ये घटना हो गई, कुछ टेलीग्राम में मिलती थी जानकारी। तो वो उस तरह से वो जोड़ तोड़ करके खबर बन जाती थी। अब तो टेलीग्राम आ गए, गूगल आ गया, फैक्स आया, उसके बाद फैक्स भी आया। हाँ जी। फैक्स भी दौर था एक, फैक्स में चलता था, लेकिन वो उसमें लंबा प्रोसेस था। पहले फैक्स करोगी, वो प्रिंटिंग सही नहीं आई, सही नहीं छपा, फिर जो है वो उसको कंपोज करेंगे कंप्यूटर पे ही, तो वो डबल, फिर उसको प्रूफ चेक करो, वो सारा लंबा प्रोसेस था। अब तो ये कि इधर टाइप करके भेजते हैं यार, बटन दबाया ऑफिस में और उन्होंने सिर्फ रीडिंग हमारी एडिटिंग किया और सीधा पेज पर। तो यूँ समझो कि अब तो जो बड़े जो अखबार है राज्य स्तरीय नेशनल लेवल के जो अखबार हैं वो एक मतलब एक दिन में ही क्या कुछ घंटों में ही अलग अलग एडिशन निकालने लगे। कोई 10 गाँव का 10 मंडियों का अलग अखबार जा रहा है, 10 मंडियों का अलग जा रहा है, 5 मंडियों का अलग जा रहा है। तो अलग अलग छोटे छोटे एडिशन, डाक एडिशन बोलते हैं जिसको, तो डाक एडिशन के रूप में आ गए। एक खबर उस गाँव की छप रही है, दूसरे गाँव की अलग छप रही है। तो एक जो 14 पेज का, 10 पेज का, 15 पेज का, 20 पेज का जो अखबार होता था वो कंप्लीट एक डाक एडिशन बन गया। लोकल स्तरीय अखबार आ गया, उसमें लोकल खबरें आ गई तो लोगों का रुझान बढ़ा। इसका फ़ायदा ये हुआ कि जब लोकल खबरें बढ़ी तो जागरूकता आई लोगों में, खबरें ज़्यादा पढ़ने को मिल गई, अखबार का सर्कुलेशन बढ़ा। अखबार का सर्कुलेशन बढ़ा तो इसमें रोज़गार के साधन बढ़े, होकर्स की टीम बढ़ गई, बहुत सारे और लोगों को रोज़गार मिला, मशीनों पे काम करने वाले बढ़ गए। तो ये सारा एक काफ़ी एक अच्छा दौर जो है वो चला और आज भी चल रहा है। तो इसमें काफ़ी सारे लोगों को रोज़गार मिला हुआ है। एक ठीक है, रुचि है तो वो तो है ही है, पेशे के रूप में भी, व्यवसाय के रूप में भी बहुत सारे लोगों को काम मिला हुआ है। एक अच्छा, मेरे ख्याल से ये अच्छा जो है दौर चल रहा है आज। प्रकाशन की प्रक्रिया आसान हुई, लेकिन इस दौर में एक बड़े परिवर्तन भी हुए, और वह परिवर्तन यह था कि राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय अखबारों ने डाक एडिशन और क्षेत्र के एडिशन के माध्यम से निचले स्तर पर अपने प्रकाशन प्रारंभ कर दिए, और उसमें स्थानीय जो अखबार था जिसका अपना एक महत्व था उस परिप्रेक्ष्य के अंदर, उस पर कहीं न कहीं एक चोट हुई। उस बात को आप किस तरह से अपने श्रोताओं के समक्ष रखना चाहेंगे? देखिए, मेरा ये मानना है कि कोई भी अखबार जो है वो अपने बूते पे अपने टीम के बल पर आगे जो है बढ़ता है। उसमें अगर पर्याप्त सामग्री है तो वो पाठक जो है उसको, छोटे अखबार को भी, लोकल पेपर को भी पढ़ता है और नेशनल लेवल के पेपर को भी पढ़ता है। सबसे बड़ी बात ये है विश्वसनीयता। आप क्या पाठकों को दे रहे हैं, उनकी ज़रूरतें कितनी पूरी कर रहे हैं। वो चोट जिसको आप बोलते हैं वो चोट नहीं है, वो ये है कि एक साधन जो है वो, मुझे लगता है कि छोटे अखबारों में, लोकल पेपरों में एक साधन सीमित थे, और बड़े अखबारों में क्या था कि साधन बहुत सारे थे, बहुत सारे लोगों की टीम थी, उन्होंने सारे साधन छोड़ दिए उसके अंदर। तो उन्होंने हर वर्ग की खबरें दी, हर तरह की खबरें दी, पाठकों की सारी ज़रूरतें जो पढ़ना चाहता है वो पूरा किया। तो नेचुरली जिस अखबार में ज़्यादा खबरें मिलेगी, जिसमें अच्छी खबरें मिलेगी, जिसमें बहुत कुछ मिलेगा, तो वो अखबार तो बढ़ेगा। निश्चित तौर पर मैं आपकी बात को इस तरीके से कहना चाहूँगा हमारे श्रोताओं के लिए कि यदि आपकी लेखनी में ताकत है और यदि आप अपनी विश्वसनीयता के साथ पाठकों की आवश्यकता पूरी कर रहे हैं,
तो स्थानीय समाचार पत्रों का राष्ट्रीय राज्य स्तरीय जो समाचार पत्र हैं वो उनके क्षेत्र में भी आकर उनके अस्तित्व को प्रभावित नहीं कर सकते। सर, मैं इसी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि आपने उस दौर में प्रिंट मीडिया से जुड़कर अपने जीवन की शुरुआत की जिसमें प्रिंट मीडिया में लिखी गई एक बात देश की तस्वीर बदल देती थी, और आज कहीं न कहीं पाठक और आम व्यक्ति यह अनुभव करने लगा है कि अब जिस उद्देश्य को लेकर समाचार पत्रों की परिकल्पना हुई, जिससे देश में आजादी के लिए क्रांति आई, वो स्वरूप अब पत्रकारिता का और प्रिंट मीडिया का भी बदलने लगा है। ये जो दौर में बदलाव है, इस बदलाव को आप कैसे हमारे श्रोताओं तक पहुंचाना चाहेंगे कि ये क्यों हो रहा है, इसकी आवश्यकताएं कैसी हैं और इसको किस तरह से बदलाव को समाज की आवश्यकता के अनुरूप उसी रूप में स्थापित रखा जाए? अरे साहब, सबसे बड़ी बात होती है कि वक्त जो है ना वो काफ़ी कुछ चेंज लाता है और लोगों की रहन सहन ज़रूरतों के हिसाब से उस बड़ी चेंजिंग आती है। एक दौर होता है वक्त के हिसाब से, वो चेंज आता ही आता है उसमें 10-20 साल बाद में। न कि टेक्निक में चेंज आता है बल्कि उनकी पाठकों की कह लो तो उनकी पसंद में भी चेंज आता है। उनके पास वक्त कम है, मान लीजिए वक्त कम है तो वो हिसाब से टाइम देगा। कोई बिजी आदमी है तो उस हिसाब से अखबार को टाइम देगा पढ़ने के लिए, थोड़ा फ्री है तो वो ज़्यादा देगा। तो ये सारी चीज़ें उस पर निर्भर करती है। तो जो पाठक आज मान लो एक एज ग्रुप का है, मान लो 50+ का जो पाठक है, उसकी रुचि आज भी अखबारों में रहेगी, प्रिंट में रहेगी। लेकिन आज की जो जनरेशन है 20-25 साल की जो एज ग्रुप में है, उनकी रुचि हम देख रहे हैं कि वो धीरे धीरे कम हो रही है पढ़ने की। ये नहीं खाली अखबार में कम हो रही है, उनकी पढ़ने की और लिखने की जो है ना वो कम हो रही है, क्योंकि टेक्निक उनके पास बहुत नहीं आ गई। अब वो उसमें चलते रहेंगे तो फिर वक्त के हिसाब से पीछे हट जाएंगे वो। तो ये किसी का दोष नहीं है, ये खाली इस बात पे निर्भर करती है कि हम उनको क्या दें। वक्त के हिसाब से हम चेंज करते जाएं तो डिमांड भी बनी रहेगी और हम उस हिसाब से आगे भी बढ़ते रहेंगे। तो ये सब वक्त पे निर्भर करता है। मैं हमारे श्रोताओं के जानकारी के लिए एक तथ्य और बताना चाहूँ कि संध्या बॉर्डर टाइम्स ने, जो हमारे रवि चमड़िया साहब बात कर रहे हैं परिवर्तन की, समय के साथ परिवर्तन की, उसी परिवर्तन की जो समय की आहट है उसको देखते हुए इसमें भी एक परिवर्तन लाए हैं और अपना एक YouTube चैनल स्थापित किया है। तो आप जरा उस YouTube चैनल के बारे में श्रोताओं को और बताएं, क्योंकि आपने ये संकेत तो कर दिया कि हमारे मीडिया को और प्रिंट मीडिया को भी अपना अस्तित्व और आवश्यकता बनाए रखने के लिए समय के साथ परिवर्तन भी लाने होंगे। शायद उसी दिशा के अंदर YouTube चैनल है। अरे साहब, ये है कि जैसे मैंने बताया कि पाठकों की पसंद बढ़ रही है, पाठकों के वर्ग में चेंज आ रहा है, तो अब जब टेक्निक चेंज हो रही है तो हमें भी उसके साथ चलना पड़ेगा। और आज का दौर ऐसा है कि इसमें प्रिंट मीडिया हो, चैनल हो, सब जो है अपने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आगे आ रहे हैं। वो भले कोई भी सोशल मीडिया का क्षेत्र हो, भले फेसबुक हो, भले व्हाट्सएप हो या और कोई भी ऐप हो, जिसके माध्यम से वो आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ तक कि आप सर्च करोगे गूगल पे तो बड़े बड़े जो चैनल है वो भी यूट्यूब पे आ रहे हैं। और इसकी वजह यही है कि कहीं ना कहीं एक ऐसा दौर आने वाला है आगे के टाइम में जब लोग एक जगह बैठ करके कुछ नहीं सुनेंगे, पढ़ेंगे। उनको भी लगता है कि टीवी जो आज दीवार पे टंगा हुआ है उस पर हम देख रहे हैं, और उनका जो स्टाइल है उनको भी एक खतरे की आर्ट लगती है। मेरे हिसाब से, जो मेरा पर्सनल आंकलन है, कि उनको भी लगता है कि ये दौर चेंज होने वाला है और वक्त के हिसाब से हमें चेंज होना ही पड़ेगा। अगर नहीं होएंगे तो फिर एक क्षेत्र में हम जो है जम के रह जाएंगे। तो जैसे डिमांड होगी वो तो बड़े शहरों में, बड़े देशों में, जो विकसित देश हैं वहाँ तो आज भी ये चीज़ चेंज आ चुका है और वहाँ भी बहुत कुछ आगे होने वाला है। और मैं जो
प्रिंट मीडिया को खतरे की आड़ वाली जो बात है, उस पर ये कहना चाहूँगा कि प्रिंट मीडिया को खतरा वतरा नहीं है कोई ऐसा, लेकिन वक्त के हिसाब से डिमांड जरूर चेंज होने वाली है। वो चेंज जो है वो कब आएगा, कैसे आएगा, ये वक्त पे निर्भर करता है। सबसे बड़ी बात होती है विश्वसनीयता। आज कोई भी खबर आप सोशल मीडिया पे देखते हो तो वो सबसे आप पूछते हो कि यार ये ऐसा हो गया क्या, ऐसा हो गया क्या, ऐसी घटना हो गई क्या, ये इसके साथ ये हो गया क्या। लेकिन कभी अखबार में पढ़ करके आपने किसी से नहीं पूछा होगा ऐसा हो गया क्या। इसकी वजह ये है कि विश्वसनीयता आज भी प्रिंट मीडिया के साथ, प्रिंट मीडिया की विश्वसनीयता ज़्यादा है। आज भी हम उस पुराने ज़माने को याद करें तो उसमें लोग इस बात से आश्वस्त हो जाते थे कि अखबार में ये खबर छपी है, इसलिए वो सही है। वो अपनी उसकी एक विश्वसनीयता है। निश्चित तौर पर आपने अपने इस जीवन के लंबे अनुभव में, चूंकि हमारे बहुत से श्रोता जो प्रिंट मीडिया से जुड़े हुए हों या किसी भी मीडिया से जुड़े हुए हों वो अनुभव करते होंगे, और जो श्रोता इस क्षेत्र से नहीं जुड़े हुए उनको मैं इस ओर संकेत कर रहा हूं कि किसी भी नए दौर को जब शुरुआत करते हैं, किसी नए कार्य की शुरुआत करते हैं तो उस समय बहुत संकटों से जूझना पड़ता है, और वो संकटों से जूझते हुए जो आगे बढ़ता है वो ही आपने जो मुकाम हासिल किया उस मुकाम पर पहुंचता है। उसमें बहुत खट्टे और मीठे अनुभव होते हैं। कोई ऐसा उस संघर्ष के दिनों का जब आप संध्या बॉर्डर टाइम्स को शुरुआत कर रहे होंगे जो हमारे श्रोताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सके, कोई अनुभव साझा करना चाहें? देखिए जी, अनुभव तो आदमी रोज पाता है, रोज मिलते हैं उनको। सवाल वो कि आप में अपने काम के प्रति कितना जज्बा है और खुद पे कितना विश्वास है। सबसे बड़ी बात ये होती है। आप जमे रहोगे, लगे रहोगे, धुन के पक्के हो जाओगे तो एक दिन जीत हासिल करोगे। अगर आप बीच में छोड़ गए, घबरा गए, तो फिर बहुत सारे लोगों में शामिल हो जाओगे कि ये बंद हो गया, वो बंद हो गया। अगर आप में विश्वास है, अगर आपको लगता है कि आप पाठकों के दिलों को जीत पाओगे, किसी फील्ड में हो आप, भले किसी में जाओ, लेकिन जब तक आप में जुनून सवार नहीं होगा कोई काम के प्रति तब तक आप जीत हासिल कर ही नहीं सकते। ये किसी, मैं बता रहा हूँ आपको, बीच में ले लो, नौकरी में ले लो, लोग घबरा जाते हैं, बीच में छोड़ जाते हैं, पता लगता है कि वो साल में बंद हो गया था, वो था, एक था, आज नहीं है। तो ऐसे ही प्रिंट मीडिया के साथ में बहुत सारे अखबार आए चले गए, लोकल लेवल पे, नेशनल लेवल पे। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है कि आमतौर पे ये कहा जाता है कि इसमें बहुत खर्चा लगता है जी, फलां काम में बहुत खर्चा लगता है जी। लेकिन मेरे पास में ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल है जब लोग बिना कोई बहुत बड़ी पूंजी का निवेश करे हुए, खाली अपने विश्वास, दमखम पे और एक मेहनत से जो है लोगों ने मुकाम हासिल किया। बहुत सारे लोगों ने ऐसे इन्वेस्ट किया, प्रिंट मीडिया में भी किया और दूसरे मीडिया में भी किया, लेकिन कामयाब नहीं हुआ क्योंकि अनुभव नहीं था और उनके जज्बा नहीं था, तरीका नहीं था। एक किसी को समझने की शक्ति भी होनी चाहिए आपके अंदर। पाठक क्या चाहता है, हम अपने चलाते रहेंगे तो नहीं चलेगा। आपको दूसरों का ख्याल रखना पड़ेगा, दूसरों का ख्याल रख कर ही आपको इस चीज़ में कामयाबी हासिल कर सकते हो। आप कहते हो कि मेरी चॉइस ये है, मेरी चॉइस ये नहीं है, उससे नहीं चलने वाला। आप भले ही किसी भी फील्ड में हो, आपको लोगों को जीतना है तो उनके हिसाब से चलना ही पड़ेगा जी। निश्चित तौर पर आपका संदेश चेतना रेडियो के लिए भी मैं श्रोताओं तक ले जा रहा हूं कि चेतना रेडियो की लोकप्रियता के लिए भी श्रोताओं की पसंद जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। रवि चमड़िया साहब, आपसे बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा। आपकी बातचीत के सार स्वरूप हम अपनी बातचीत को विराम देने से पहले मैं आपके अंतिम उद्बोधनों को श्रोताओं के लिए दोहराना चाहूँगा कि किसी भी काम में सफल होने के लिए जुनून चाहिए, और वो जुनून ही सफलता के उस मुकाम पर पहुंचाता है जहां आज हम रवि चमड़िया साहब से बात कर रहे हैं। आपका चेतना रेडियो के स्टूडियो में पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप आते रहें, चेतना रेडियो आपका अपना रेडियो, इस रेडियो से जुड़े रहें। धन्यवाद सर। बिल्कुल राजे साहब, मैं आभारी हूँ आपका कि आपने मुझे मौका दिया बोलने का, और मैं यही चाहता हूँ कि आपका ये
चैनल चेतना रेडियो जो है खूब चले, फले फूले और सबका सहयोग मिले, और आप भी उसी मंत्र पे चलें कि श्रोताओं का ध्यान रखें। बहुत धन्यवाद आपका।